यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज है 11 अक्टूबर। हम मिडवाइफरी और ओबीजी के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एमपी एनएचएम सीएचओ के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो वैकेंसी आ गई है। सिलेबस भी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। जो पुराना सिलेबस था उससे मिलता जुलता पूरा सेम है सिलेबस है। 1-2 पॉइंट बस चेंज किए गए हो, कुछ भी नहीं बदला गया है। चैनल पर सिलेबस ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है और वेबसाइट पर भी वेबसाइट पर भी सिलेबस अपडेट है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं जहाँ से आपको इजी रहे। दूसरी चीज़, अब आपकी जो सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस भी रहेंगी। रिसेंट में ग्रेटर नोएडा में वैकेंसी निकली है जीआईएमएस में, परमानेंट, सैलरी अच्छी है, तो वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन आया था, मैंने चैनल पर अपडेट कर दिया है, प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल हैं। और जिनका भी केजीएमयू के लिए एग्ज़ाम है यूपी में, उसकी भी डेट आ गई है एग्ज़ाम की, तो ऑल ओवर सबके लिए क्लासेस हेल्पफुल रहने वाली हैं। क्लियर? आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया गया था आपको कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस और प्रोटीन फॉर एन एडल्ट मेल इज, तो एक एडल्ट मेल में कितने आइडिया के अकॉर्डिंग कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी? 75 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे, 80 ग्राम पर डे या फिर 60 ग्राम पर डे। तो एक एडल्ट मेल में पर डे कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है? तो वो होगी 60 ग्राम पर डे। कितनी प्रोटीन की? 60 ग्राम पर डे। फीमेल में यदि यही चीज़ पूछते तो आप कहते 50 ग्राम पर डे। कितना? फीमेल में पूछते तो 50 ग्राम पर डे। क्यों? एडल्ट का जो यहाँ पे आइडिया के अकॉर्डिंग वेट माना जाता है पर केजी, यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखें, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जितना बॉडी का वजन उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत, पर केजी प्रोटीन ग्राम में ज़रूरत पड़ेगी आपकी। क्लियर है? तो यहाँ पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो फीमेल में यदि पूछे तो 50, कितना? 50। क्लियर? और यदि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में पूछें तो यदि प्रेगनेंसी में पूछते हैं तो 15 और ऐड हो जाएगा, मतलब 65 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? और दूसरी चीज़, यदि फैट पूछा जाता है तो मैन में भी 20 ग्राम फैट डेली जरूरी 20 ग्राम फैट पर डे अकॉर्डिंग टू 60 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, फीमेल में भी 20। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज का, ये रहा, उसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ आयरन फॉर एन एडल्ट वुमेन। तो एक एडल्ट वुमेन में आयरन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 15 mg पर डे, 18 mg पर डे, 35 mg पर डे या फिर 21 mg पर डे। कितने मिलीग्राम? आयरन ग्राम में नहीं देंगे, मिलीग्राम में देंगे। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ग्राम में दिया जाएगा, बाकी सभी मिलीग्राम में होगा। क्यों? क्योंकि जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है सभी क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनकी ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके मिनरल्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे। और जो मिनरल्स में यहाँ पे आयरन जो पूछा गया है वो कितना ज़रूरत पड़ेगी एक दिन में? 18 mg पर डे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कैल्शियम दिया गया है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर यदि वुमेन में डेली आयरन की ज़रूरत पूछते हैं तो कितनी होगी? 18 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन इनसाइड द सेल। क्वेश्चन ध्यान से देखें। मोस्ट एविडेंट मतलब सबसे ज़्यादा, इनसाइड द सेल्स मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात की जा रही है, वो कौन सा है? सोडियम है, जिंक है, क्लोराइड है कि पोटेशियम है? क्या है? तो वो होगा यहाँ पर आपका क्या? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। सिंबल की बात करें तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए? K+। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग विटामिन सी अलॉन्ग विथ वेजिटेबल लाइक ब्रोकली। तो क्या पर्पस है? वेजिटेबल्स में विटामिन सी, जिन वेजिटेबल्स में विटामिन सी होता है, जैसे ब्रोकली हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। साथ ही साथ ब्रोकली के अलावा है, जो ब्रोकली के अलावा हम बात करें
आंवला हो गया, सबसे हाई सोर्स माना जाता है। विटामिन सी है जो ऐड करने का क्या मतलब है, क्या पर्पस है? टू इंक्रीज मैक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज जिंक एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। देखिए कितने ईजी और कितने सिंपल से क्वेश्चन है कि विटामिन सी जरूरी क्यों होता है जब आप आयरन लेते हैं या फिर आप आयरन टैबलेट लेते हैं, आयरन सिरप फॉर्म में लेते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के साथ ना लें। क्लियर? अब लेकिन यहाँ पर आयरन के साथ विटामिन सी क्यों दिया जाता है? कहा जाता है खट्टे जूस के साथ लीजिए, खट्टे फल खाइए यदि आप आयरन टैबलेट लेते हैं तो, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है आयरन का वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। कैसे होगा? बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो उसी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, या तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे कि आयरन के साथ क्यों विटामिन सी दिया जा रहा है, या फिर आयरन टैबलेट के साथ आप क्या दे सकते हैं, तो हमेशा खट्टे फल या फिर विटामिन सी जिन भी चीज़ों में है वो। क्लियर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए उसके साथ में विटामिन सी दिया जाता है, या तो विटामिन सी टैबलेट फॉर्म में दिया जाएगा या फिर आपको कोई भी फ्रूट्स या फिर फल के साथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेथड यूज्ड इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट? न्यूट्रिशनल असेसमेंट में कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती हैं? एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल बायोफिजिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड, डाइटरी मेथड, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में असेसिंग, बायो स्क्रीनिंग, कैटेगराइजिंग, डिफाइनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालाइजिंग, बायो स्क्रीनिंग, कॉम्प्लिकेशन, असेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंथ्रोपोमेट्री, बायोलॉजिकल मेथड, कंटेम्प्रेरी मेथड, या फिर डाइट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट जब भी किया जाता है, मान लीजिए आप किसी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, मान लीजिए 5 साल तक के बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहाँ पर उसका हाइट, वेट, जो हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, पूरा ऑल ओवर बॉडी चेकअप होता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। बच्चे की हाइट, वेट, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस सब चेक किया जाएगा। वो क्या है यहाँ पर? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। डाइटरी में आपके बच्चे को कुछ प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन या फिर क्लिनिकल में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो ये सभी चीज़ें चेक की जाएंगी। सब क्या न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए होंगी। न्यूट्रिशनल असेसमेंट वाली मेथड क्या होंगी आपकी? एंथ्रोपोमेट्री, बायोफिजिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड एंड डाइटरी मेथड। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट कैन हैपन इफ एक्सपोज्ड टू आर्सेनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम? यदि कोई पर्सन लंबे टाइम तक आर्सेनिक में रहता है, या फिर आर्सेनिक जहाँ पर भी फैक्ट्रीज हैं में यूज़ हो रहा है, काम करता है, तो वहाँ पर उसको क्या होने के चांसेस रहेंगे? स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की स्किन कैंसर, क्या होने के चांसेस रहेंगे यदि लंबे टाइम तक आर्सेनिक में रहते हैं आप? तो वो होगा स्किन कैंसर। क्या होगा? स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन, एस्पिरेटेड फ्लूइड इन मग कैन लीड टू। मान लीजिए जो एस्पिरेटेड फ्लूइड है आपने सक्सनिंग की, या फिर जो फ्लूइड एस्पिरेट हुआ है वो वॉमिट किया गया बच्चे के द्वारा, यदि उसको किसी मग में रखते हैं तो क्या होगा? द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बीइंग मेंटेन नॉर्मल, डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, सर्फेक्टेंट वॉश आउट एंड डिसफंक्शन, या फिर इंक्रीज लंग कॉम्प्लिकेंस। एस्पिरेटेड फ्लूइड इन द मग क्या है? एस्पिरेटेड फ्लूइड इन द मग है यदि, क्या करेंगे आप? क्या होने के चांसेस रहेंगे? यदि कोई भी एस्पिरेटेड फ्लूइड है, क्या एस्पिरेट किया हुआ फ्लूइड है, यदि उसमें आप लिक्विड कोई भी है तो क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर्फेक्टेंट है वो क्या होंगे? वॉश आउट हो जाएंगे। क्या होंगे? सर्फेक्टेंट वॉश आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द कॉमनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सबसे कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा पाया जाता है?
मुंह में आपके क्या पाया जाता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इकोलाई, बैसिलस, एसिडोफिलस या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या पाया जाता है? सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरल कैविटी में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिडोफिलस। क्या है? एसिडोफिलस, जो आपकी लार के सरफेस, ओरल सरफेस पे रहेंगे। स्पेशली बच्चों के लिए, जो बच्चे होते हैं, टीनेज बेबी होंगे या फिर जो इन्फेंट हैं, तो उनमें मोस्ट ऑफ दी देखने को मिलेंगे और जनरली 6 साल तक की उम्र तक ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको यदि ऑप्शन में एसिडोफिलस नहीं है तो स्ट्रेप्टोकोकस भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रहते हैं जो बच्चों में कैविटीज होने का कारण बनती हैं, वो भी यहाँ पे एक कारण आपका हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस हैं जो ओरल कैविटी में रहते हैं। मोस्टली ये हार्म तो नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब प्रॉब्लम होगी। इकोलाई सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल है। एच पाइलोरी का पता ही है आपको कि पेप्टिक अल्सर के लिए फर्स्ट कॉज माना जाता है क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेथ कैन अकर बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग? तो ड्राउनिंग के कारण जो डेथ होती है वो कौन सी डेथ होती है? इलेक्ट्रिकल डेथ, एस्फेक्सियल डेथ, नेचुरल डेथ या फिर केमिकल डेथ? तो डूबने के कारण ड्राउनिंग, जब कोई पानी में डूबता है तो वो कौन सी डेथ कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल तो जब आप शॉक लगेगा, आपको स्विच में जाके आप टच करेंगे तब लगेगा। नेचुरल मान लीजिए 80-90 साल के बाद आप निकल लिए। केमिकल में मान लीजिए कि आप किसी सीवेज में गिर गए जहाँ केमिकल गैसेस रिलीज हो रही हैं, या फिर कुछ केमिकल हैं जहाँ पे बर्न हो गए, एसिड हो गया, उन सब से ये कहलाएगी एस्फेक्सिया डेथ। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्यों है एस्फेक्सिया डेथ? क्योंकि पानी, जब भी आप पानी में डूबते हैं तो दम घुटना आपका स्टार्ट होता है। उस दम घुटने के कारण आपको सांस भी नहीं आएगी, पूरी बॉडी में पानी जाएगा। तो ड्राउनिंग के कारण जो डेथ होती है वो कौन सी डेथ कहलाती है? वो कहलाती है एस्फेक्सिया डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपको, द ग्रिफ्थ मेंटल डेवलपमेंट मेंटल स्केल इज यूज्ड टू असेस द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन फ्रॉम? तो ग्रिफ्थ मेंटल डेवलपमेंट मेंटल स्केल, मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड किया है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है और किसी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर कितने उम्र तक के बच्चों का, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन की जो एज है असेस की जाएगी? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि असेस द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन की कब तक? बर्थ टू 10 ईयर, बर्थ टू 5 ईयर, बर्थ टू 8 ईयर या फिर बर्थ टू 90 ईयर्स? तो 90 ईयर्स तक तो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा कि यंग चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन से लेके तो कब तक? तो ये बर्थ टू 8 ईयर तक में बच्चे का जो क्या डेवलपमेंट हो रहा है मेंटली, उन सब चीज़ों को इस मेंटल स्केल में असेस किया जाएगा। स्केल कहलाती है ग्रिफ्थ मेंटल डेवलपमेंट स्केल। GCS पढ़ी, अपगार पढ़ी आपने, हर एक टाइप की स्केल, ब्रैडन पढ़ी है, लेकिन ये क्या है? ग्रिफ्थ मेंटल डेवलपमेंट स्केल है। तो बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट को असेस करने के लिए यूज़ की जाती है। उम्र है इसमें बर्थ से 8 साल तक की। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन सप्लीमेंट इज एसेंशियल फॉर मीजल्स अफेक्टेड चिल्ड्रन? मान लीजिए किसी एक गांव में मीजल्स हो गया, मीजल्स फैल गया, तो वहाँ के बच्चों को, मीजल्स अफेक्टेड बच्चों को कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन बी? यहाँ पे अब आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद आया होगा कि जब बच्चे की उम्र 9 मंथ कंप्लीट कर जाता है बच्चा, तब क्या किया जाता है? मीजल्स वैक्सीन है जो दिया जाता है बच्चे को 9 महीने कंप्लीट होने के बाद से लेके 12 महीने तक। तो उसके साथ में बच्चे को ओरली विटामिन ए भी दिया जाता है। विटामिन ए और जो मीजल्स दिया जाता है, तो यहाँ पर मीजल्स के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है यहाँ पर विटामिन ए। क्या दिया जाता है? विटामिन ए। WHO के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि जिन बच्चों की उम्र 1 साल से ज़्यादा है उनको 2 लाख आयु तक, और जिनकी इन्फेंसी से लेके 6 मंथ से लेके 11 महीने तक है उनको 1 लाख, और यदि बिलो 6 मंथ के बच्चे में यदि क्या निकलता है? विटामिन ए की कमी निकलती है, तब डोज कर दिया जाता है 50,000। कितना? 50,000 और 50,000। तो यहाँ पर 50,000 बिलो 6 मंथ, क्लियर,
6 to 12 में 1 लाख और 1 ईयर टू 5 ईयर में 1,20,000 एवरी 6 मंथ में डोज दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक recommended that the children should be screened especially for autism spectrum disorder during। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग कितने उम्र की बच्चों का हमें जो स्क्रीनिंग करानी है जिनको सस्पेक्टफुल है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है? 12th and 36 मंथ, 18th and 24th मंथ, 9th मंथ एंड 12 मंथ। कब आपको स्क्रीनिंग करानी है ASD की? यहाँ पे कहा गया है कि ASD की जो स्क्रीनिंग है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के कब करानी है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की स्क्रीनिंग के लिए जो टाइमिंग रखी गई है वो है यहाँ पर 18 एंड 24 महीने। क्या है? 18 एंड 24 महीने। तो 18 और 24 महीने है जो AAP के अकॉर्डिंग रखी गई है अमेरिकन अकेडमी, क्योंकि इसी टाइम पर बच्चे मोस्टली 9 मंथ की एज के बाद बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 9 मंथ 1 ईयर, 6 मंथ में भी वो बाबा ताता पापा 2 वर्ड तक निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 18 महीने से ज़्यादा हो जाए, 24 महीने तक हो जाए, बच्चे एक भी वर्ड भी नहीं बोल रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पर ऑटिज्म होने के चांसेस हैं और इसीलिए यहाँ पर आपको इसकी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलमेंथिक ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सी मेडिसिन क्रॉस नहीं कर सकती है? मेवेंडाजोल, निक्लोसामाइड, एल्बेंडाजोल, प्रेजिक्वेंटेल। तो ये जितनी भी मेडिसिन दी हुई हैं सब क्या है? एंटी हेलमेंथिक है, किसी ना किसी वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी जो मेडिसिन, वो क्या है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो एक लेयर होती है सेल्स की, जो भी ऐसे सब्सटेंस जो ब्रेन को जाके डैमेज करते हैं उनको क्रॉस नहीं करने देती है, वो क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर है। और जैसे प्लेसेंटा है जो कुछ मेडिसिन को क्रॉस नहीं करने देता, उसी तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो यहाँ पर जो क्रॉस नहीं कर पाएगी वो होगी निक्लोसामाइड। क्या होगी? निक्लोसामाइड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाला कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन कौन सा है? एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस या फिर न्यूरोसाइटिक सेरोसिस? क्या है? एपिलेप्सी तो इन्फेक्शन में नहीं आएगा आपका, मेनिंजाइटिस आएगा लेकिन ये कवरिंग को होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं जाएगा टारगेट करने। पैरालिसिस भी नहीं है, ये होगा यहाँ पर न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। न्यूरोसिस्टिसेरोसिस होगा जब आप कच्चा अधपका या फिर कच्चा है जो भी आप ये कह सकते हैं हम कि जिस भी चीज़ में कच्चे या फिर अधपका मांस हो, स्पेशली पिग का, तो यहाँ पर उसमें रहेंगे टेपवॉर्म के एग, और वही टेपवॉर्म के एग आपके अंदर जाएंगे और पोक टेपवॉर्म टीनिया सोलियम है जो क्या करेगा? आपको न्यूरोसिस्टिसेरोसिस और CNS को अफेक्ट करने वाला पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ह्यूमंस में कब होगा? जब आप अधपका अंडर कुक फूड है जो खाएंगे, या फिर कंटामिनेटेड वाटर होगा जिसमें टेपवॉर्म एग रहेंगे, उसके कारण आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है क्या? न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। नेक्स्ट इज स्कूल एज स्टेज डेवलपमेंट मीन्स। विद्यालय आयु चरण किसका अर्थ है? विकास का अर्थ है। फ्रॉम 4 to 10 ईयर, फ्रॉम 5 to 10 ईयर, फ्रॉम 6 to 12 ईयर, फ्रॉम 8 to 14 ईयर। अब आपको यहाँ पर डेवलपमेंट वैसे पढ़ा है आपने कि एज सून एज बच्चा पैदा होता है तो 1 मंथ तक की एज तक क्या कहलाता है? न्यूनेट। 28 दिन तक कहलाता है न्यूनेट। फिर 28 दिन से 1 ईयर तक कहलाता है बच्चा क्या? इन्फेंट। 1 ईयर टू 3 ईयर तक बच्चा कहलाता है टोडलर। क्या कहलाता है? टोडलर। फिर 3 to 5 ईयर तक की कैटेगरी में बच्चे को कंसीडर किया जाता है प्री स्कूलर। क्या? प्री स्कूलर। फिर आपका आता है 6 to 12 ईयर तक बच्चे कहलाते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन।
फर्स्ट क्लास से लेके जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। फिर 10 से 19 साल तक का पीरियड कहलाता है एडोलसेंट पीरियड। तो यहाँ पर स्कूल एज स्टेज डेवलपमेंट कौन सी होगी, वो होगी 6 to 12 ईयर्स तक की। कितना? फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स तक की। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण है? रिकेट्स, स्टंटिंग, मसल वास्टिंग, मरासमस एंड क्वासियोरकर। माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेट करेगा, एक होते हैं मैक्रो, दूसरे होते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब यहाँ पर मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, तो उससे होने वाली प्रॉब्लम कौन सी है? मरासमस और क्वासियोरकर तो प्रोटीन से रिलेट करेंगे, कैलोरी से रिलेट करेंगे। यहाँ पर जो स्टंटिंग है वो तो ग्रोथ डेवलपमेंट ही नहीं होना है। ये होगा यहाँ पर रिकेट्स, जो होगा किससे? विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से किसमें? बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम है। क्लियर? तो यहाँ पर यदि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेट करता हुआ माल न्यूट्रिशन पूछते तब आप कहते मरासमस एंड क्वासियोरकर, लेकिन माइक्रो से पूछा है तो होगा रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी के कारण। HIV वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। तो HIV वायरस मूलतः किससे मिलकर बनता है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA। HIV वायरस की बात की जा रही है यहाँ पर। HIV जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर HIV वायरस क्या है? HIV वायरस इसमें DNA वायरस है कि RNA वायरस है? कौन सा वायरस है HIV वाला वायरस? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला वायरस है। अब इस वायरस की खासियत क्या है कि ये कैसा है? ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, और ये हेल्पर T सेल्स पर अटैक करता है। ये भी आपको एग्जाम में आता है कि ये क्या है? ये हेल्पर T सेल्स पर अटैक करने वाला वायरस है। तो HIV वायरस का यदि हम बात करें तो HIV वायरस का आपको एग्जाम में एक तो यही पूछा जाता है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता हुआ वायरस है। तो ये RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। दूसरी चीज यहाँ पर किस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सबको पता है ये किस डिसीज के लिए है? एड्स के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस एड्स की क्या है? जिडोबिडिन। और यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो निवेरापाइन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शन कॉज्ड इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण निचले श्वसन पथ में होता है? इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नेजल हो गया, आपका फेरिंग्स होगा, राइनाइटिस हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया। लेकिन जो लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फिर उसके ब्रोंक्यूल्स, जो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आफ्टर द ब्रोंक्यूल्स। यदि उनमें इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होती है, तो ये सब क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है। निमोनिया हो गया तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ऑप्शन में राइनाइटिस, तो जो अपर जो रनिंग नोज होती है वहाँ पे यदि इन्फेक्शन हो रहा है वो है। फेरेंजाइटिस फेरिंग्स में है। मेनिंजाइटिस ब्रेन की कवरिंग है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग, वहाँ पे होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस। ब्रोंक्यूलाइटिस ब्रोंक्यूल्स में होने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज एस्कॉर्बिक एसिड इज अ। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, या फिर एंजाइम है और फ्लूइड है? क्या है एस्कॉर्बिक एसिड? तो एस्कॉर्बिक एसिड दूसरा नाम है किसका? विटामिन सी का, क्योंकि एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये विटामिन, कौन सा? विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ये विटामिन सी। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस इज। फाइलेरियासिस के इलाज के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, एम्फटामाइन, डेप्सोन, या फिर डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। DEC के नाम से भी ये जानी जाती है मेडिसिन।
तो ये क्या है, DEC डाइलेथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, फाइलेरियासिस के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है। फाइलेरिया के साथ साथ फाइलेरियासिस है, जो फाइलेरियासिस है किसके द्वारा होता है, ये होता है जनरली निमेटोड्स, क्या है, पैरासाइट्स निमेटोड्स के कारण हो गए। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, यदि इसके लिए मॉस्क्यूटो की बात करें तो वो क्यूलॉक्स, क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट होगा। पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम नैदानिक परीक्षण है। बेरियम मील स्टडी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे स्टडी या फिर एंडोस्कोपी। किससे पता चलेगा कि पेप्टिक अल्सर है। तो पेप्टिक अल्सर होता है या तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण, या फिर आपकी बॉडी जब HCl का ज़्यादा सीक्रेशन करने लगे तब। डायग्नोस्टिक टेस्ट है पेप्टिक अल्सर के लिए, वो क्या होगा, वो कि एंडोस्कोपी, जो कि एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जिसके थ्रू पता लगाया जाएगा कि पेप्टिक अल्सर किस पार्ट में है और कितना अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। एडवर्ड सिंड्रोम किससे संबंधित है, मतलब यहाँ पर कौन सी ट्रायोसोमी होगी। ऑप्शन में ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 या फिर ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 24। तो ट्रायोसोमी का मतलब होता है कि किसी भी क्रोमोसोम की 2 कॉपी की जगह तीसरी कॉपी बन जाना। क्या है, किसी भी क्रोमोसोम में XY होता है, XX होता है, या फिर XX होगा, XY होगा, इस तरीके से। लेकिन जब भी ये ट्रायोसोमी, क्या है, ये ट्रायोसोमी की यदि हम बात करते हैं, तो यदि ये ट्रायोसोमी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जैसे ट्रायोसोमी 18, मतलब क्या होगा यहाँ पर, एडवर्ड सिंड्रोम 13। तो ट्रायोसोमी 13 के लिए क्या कहा जाता है, ये कहलाता है पटाउ सिंड्रोम। यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं, 18 क्या है, ये है एडवर्ड सिंड्रोम। फिर यदि आपको पूछा जाता है कि पटाउ सिंड्रोम, क्या बोलेंगे इसको, PATAU, पटाउ सिंड्रोम। तो ट्रायोसोमी 13 क्या है, पटाउ सिंड्रोम। 21 सबको पता है क्या है, ये है डाउन सिंड्रोम। फिर आपका आता है ट्रायोसोमी 24, ये चारों आपको कुछ ना कुछ आ सकते हैं। तो ट्रायोसोमी 24, तो यहाँ पर आपको 21 और ट्रायोसोमी, जो यहाँ पर टाइप्स हैं ट्रायोसोमी के, तो ट्रायोसोमी 24 है, 24 वाला है जनरली। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट यहाँ पर 21 को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, पटाऊ मतलब 13 और एडवर्ड मतलब 18। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन शुड वुमेन बिगन पेप टेस्ट स्क्रीनिंग। महिलाओं को पेप टेस्ट स्क्रीनिंग कब शुरू करवानी चाहिए। नो लेटर देन एज 12, एट एज 21, नो लेटर देन एस, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो पेप स्क्रीनिंग टेस्ट है होता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। तो यहाँ पर कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो इस टेस्ट के लिए जो एक एज रखी जाती है वो होती है जनरली 21 ईयर से। कब से, 21 ईयर की एज से। वह किसके लिए होता है, होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। पेप स्क्रीनिंग किसके लिए होती है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो क्या है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तन कैंसर विकसित होने का जोखिम कारक है। क्या है जो रिस्क फैक्टर होगा ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के लिए। लेट मिनार्ची मतलब लेट पीरियड्स आना स्टार्ट होना, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी, नो प्रेगनेंसीज, या फिर अर्ली मेनोपॉज। क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर के तौर पर, तो होगा नो प्रेगनेंसीज। क्या होगा, नो प्रेगनेंसी। यदि कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेट मेनार्ची, अर्ली प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज में। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब भी
कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर दैट जब भी वो अपने बच्चे को फीड कराती है तो जो ब्रेस्ट की जो सेल्स है उनमें क्या होती है, शेडिंग देखने को मिलेगी। शेडिंग होगी तो नई नई सेल्स बन के आएंगी, जो पुरानी है वो शेड होती जाएंगी, तो इसीलिए उनमें कैंसर होने का रिस्क कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकता है, यदि किसी ने कभी कोई प्रेगनेंसी कंसीव ना की हो तब वो ज़्यादा रिस्की रहेगा एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स के। नेक्स्ट वन, इफ मास्टाइटिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड एन एब्सिस कैन डेवलप इन। यदि मास्टाइटिस का इलाज नहीं किया जाता है तो फोड़ा कहाँ पे विकसित हो सकता है, कहाँ पर पस बन सकती है, ब्रेस्ट टिश्यू में, मसल में, बोन में कि नन ऑफ दी अबव। अब जब आपको पता होगा कि मास्टाइटिस है क्या, जब तो आप आंसर दे पाएंगे। तो मास्टाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में होने वाला इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। तो अभी ब्रेस्ट जो यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ है तो एब्सिस भी कहाँ पे बनेगी, ब्रेस्ट में ही बनेगी, ना कि मसल और बोन्स में। तो इसीलिए आपका आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, ब्रेस्ट टिश्यू। क्या होगा, ब्रेस्ट टिश्यू। एग्जाम में आपको ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट में से क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे ट्रीट करेंगे, एब्सिस बनी है तो क्या करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो यदि मास्टाइटिस के लिए बिना इलाज के अनट्रीटेड छोड़ दिया तो जो पस का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ब्रेस्ट टिश्यू में। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज एमटीपी एक्ट लेट डाउन। कौन से अमेंडमेंट में एमटीपी एक्ट है जो लेट डाउन किया गया था, 1971, 72, 73 या फिर 74। तो यहाँ पर कौन सा, सॉरी यहाँ पर 2006 है। तो यहाँ पर कब है जो एमटीपी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है कौन से अमेंडमेंट में आया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपके कि 71, 72, 73 या फिर 74। तो ये आया था 1971 अमेंडमेंट 2003 में। कब, 1971 अमेंडमेंट 2003, 1 अप्रैल 1971 में। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन लोअर देन द यूट्राइन सेगमेंट, इट्स नोन एज द। तो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है अदर देन यूट्राइन सेगमेंट के निचले तरफ हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एसर्टा या फिर वासा प्रीविया, फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रप्शन का तो मतलब है कि डिटैच होना, क्या है, प्लेसेंटा का डिटैच होना। एक्रेटा का मतलब है कि अकर्स व्हेन प्लेसेंटा ग्रोस इनटू द यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अकर्टा क्या होगा यहाँ पर, प्लेसेंटा एक्रेटा या फिर प्लेसेंटा अकर्टा कहेंगे आप। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में ही ग्रो कर जाना, क्या है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में ही ग्रो कर जाना। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब है प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होना प्रेगनेंसी के टाइम पर ही। मान लीजिए प्लेसेंटा है जो बच्चे को जोड़ के रखा है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाए तब क्या होगा, तो वही क्या है यहाँ पर, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया का जो एक क्लासिकल साइन होता है वो होता है पेनलेस, मतलब दर्द नहीं होगा बट लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ये एग्जाम में आता है। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, इट्स द साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन, 4th डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि 4th डिग्री पेरिनियल टीयर होता है तो क्या शामिल होगा यहाँ पर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एनल स्पिंचर या फिर रेक्टल म्यूकोसा। यहाँ पे पूछा है कि 4th डिग्री पेरिनियल टीयर, 1st, 2nd, 3rd, 4th जो पेरिनियल टीयर होगा, लेकिन 4थी डिग्री पेरिनियल टीयर लास्ट स्टेज पे जाके क्या होगा, यहाँ पर रेक्टल म्यूकोसा भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये देखिए जो पेरिनियल टीयरिंग यदि 1st डिग्री है तो वेजाइनल म्यूकोसा और स्किन बस जो इंट्रोइटस की जो स्किन है वो बस इन्वॉल्व होगी। 2nd डिग्री में यहाँ पर पेरिनियल बॉडी की मसल्स इन्वॉल्व होंगी। 3rd डिग्री में यहाँ पर होगा, यदि 3rd डिग्री पूछते तो एनल स्पिंचर कहते आप, 2nd पूछते तो सब म्यूकोसा कहते, 1st पूछते तो म्यूकोसा। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 1st डिग्री है तो म्यूकोसा, 2nd है तो सब म्यूकोसा, एनल स्पिंचर है मतलब 3rd डिग्री है, और 4th डिग्री में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
कि जो रेक्टल म्यूकोसा है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वन, रैपिड डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर रिपीटेड डोजेज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। कम समय में बार बार खुराक लेने के बाद दवा की प्रक्रिया में तेजी से कमी को क्या कहा जाता है? ब्रैकीहाइफाइलेक्सिस, टैकीफाइलेक्सिस, अकाइनेसिया या फिर नन ऑफ द अबव। रैपिड डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर रिपीटेड डोज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आपने डोलो को ही ले लो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं। सिर दर्द हुआ डोलो खा लो, बुखार आया डोलो खा लो, सब में डोलो। तो यहाँ पर यदि आपने डोलो ली, आपको पहले डोलो एक पैरासीटामोल लेते थे आप 500 mg की, तो एक बार आपने खाई हर 6 घंटे के गैप में ही खानी चाहिए। एटलीस्ट 24 घंटे में 4 डोज से ज़्यादा नहीं लेना है, लीवर पे इम्पैक्ट करेगी ये मेडिसिन, सभी करती हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आप डोलो खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, तो यदि आपने जो डोलो आपको पहले एक टैबलेट आपको 8-8 घंटे तक असर करती थी, लेकिन आपने वो कम टाइम में 1-2 महीने में बार बार 4 घंटे में लेना स्टार्ट कर दिया गैप में, तो वही मेडिसिन आपकी बॉडी में आप ज़्यादा डोज भी लें, उतने ही सेम डोज पे 500 mg की भी लेंगे आप, 3-4 घंटे में अपना असर ख़त्म करना स्टार्ट कर देगी। मतलब यदि आपने डोज क्या किया, डोज आप वही डोज बार बार लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो उसके ये कह सकते रिस्पॉन्स है उसका क्या करने लगेगी, कम करने लगेगी। वो डोज वही ले रहे हैं आप, तो क्या कहलाएगा टैकीफाइलेक्सिस। क्या होगा? टैकीफाइलेक्सिस। नेक्स्ट वन, अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विथ। तो अर्गोमेट्रिन किन महिलाओं को नहीं दिया जाता है? हाइपरटेंशन में, मेम्ब्रेन रप्चर मोर देन 18 आवर्स, सेफेलोपेलिक डिस्प्रोपोर्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अर्गोमेट्रिन इन सभी केसेस में नहीं दी जाती है। जो यहाँ पे बताए गए हैं केस कि ना तो जिसका बीपी बढ़ता हो उसको देंगे आप, और ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट स्टार्ट कर देगी, ना मेम्ब्रेन रप्चर हुई है उनके लिए, ना सीपीडी वालों के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? ऑल ऑफ दी अबव। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिविएशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज। कौन सा कॉन्सेप्ट है नर्सिंग का? नर्सिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा गया है कि जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, किसी भी डिसीज़ का प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिविएशन ऑफ सफरिंग, तो ये किस कॉन्सेप्ट में कहा गया? हॉलिस्टिक, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल। यहाँ पर आपके जिस चीज़ पे फोकस किया गया है वो क्या है आपका? वो है यहाँ पर हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। डिसीज़ को लेके यहाँ पे फोकस किया गया है कि उस डिसीज़ से बचाना है। यदि इन्वायरमेंट को लेके बात करते आप तो आप इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते, लेकिन मेंटली कहते आप, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की कहते तो वो होता साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये क्या है? ये है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इनमें से जो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा है? ये है आपका हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज separation begins at the center of the placenta and slide down the birth canal like a folded umbrella. This method of placental separation is referred. ये क्वेश्चन CHO के 6 पेपर में आ चुका है, मैं बता दूं आपको। CHO के 6 पेपर की बात करें हम, ये MLHP कर्नाटका में भी आ चुका है, आंध्र के एग्ज़ाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो MP में जो एग्ज़ाम हुए हैं, GMC में भी एक बार आ चुका है। तो इस तरीके से मिला के 6 पेपर में ये 2021-22 के जो पेपर हुए उनमें क्वेश्चन आया हुआ है। या तो डायरेक्ट पूछते हैं कि फोल्डेड अम्ब्रेला यदि प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है तो क्या है, या फिर यदि प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से डिटैच होता है, सेपरेट होता है, वो कौन सी मेथड है? ब्रांट एंड्रियो मैकेनिज्म, स्लट्स मैकेनिज्म, डनकन मैकेनिज्म या फ्रिटगेंस मैन्यूवर है। कुछ मैन्यूवर किसी न किसी चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो जब प्लेसेंटा का सेपरेशन सेंटर पार्ट से होगा, पेरिफेरल वे की जगह सेंटर से डिटैच होगा, जो कि अम्ब्रेला जैसे फोल्ड होता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसी तरीके से होगा, तो वो कहलाती है स्लट्स मैकेनिज्म। ये देखिए, जब भी प्लेसेंटा क्या होगा? मार्जिनल होगा। मार्जिनल का मतलब है कि सेंटर पार्ट से होगा तो वो कहलाएगी स्लट्स मैकेनिज्म, स्लट्स सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा।
लेकिन जब भी प्लेसेंटा बीच से या फिर मार्जिनल साइड से होगा तो वो कहलाएगा मैथ्यू डनकन, और ऐसे केस में क्लॉट का फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि साइड से हो रहा ना कि सेंटर से होगा। सेंटर से होगा तो पूरा डिटैच होते हुए आएगा, लेकिन यदि बीच से होता है तो वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, पब्लिक हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट। तो जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर हैं, किस तरीके की हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, स्पेशलाइज्ड केयर, क्रिटिकल केयर, टर्सरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर, कौन सी केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो होगी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर। जितने भी सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, आपको बेसिक केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। रेफरल की ज़रूरत पड़ती है प्राइमरी हेल्थ पीएससी के बाद भी, तो वो क्या होगी, यदि कोई सब सेंटर में मरीज आता है, वहाँ ट्रीट नहीं हो पाता है, कहाँ भेजेंगे, पीएससी में। पीएससी के बाद जो फर्स्ट रेफरल यूनिट मानी जाती है वो कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पर सब सेंटर का आपको पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछा जा सकता है, तो वो होता है कितना, 3000 से 5000 तक। क्लियर। फिर आपका पूछा जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, पीएससी का, तो होता है 20 to 30,000। क्लियर। यदि प्लेन एरिया है तो 30,000, ट्रैवल है तो 20,000। फिर आता है सीएससी, तो सीएससी का होता है कितना, 1,20,000 तक की जनता के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द आईवी साइट इज। कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप प्रेशर लगाते हैं आईवी साइट पर, तो एल्कोहल स्वैब, बीटाडीन स्वैब, स्टेराइल स्वैब और फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो होगा आपका क्या, स्टेराइल स्वैब। क्लियर। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने कल पढ़ा भी है कल इस तरीके से, हाइपर सेंसिटिविटी से। कल हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे, आज भी है आपको एक क्वेश्चन में है कि विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट में कौन सा जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा ट्यूबरक्लिन माउंटेक्स टेस्ट में। ट्यूबरक्लिन टेस्ट में क्या किया जाता है, पीपीटी डेरिवेटिव इंजेक्ट किए जाते हैं, कहाँ, इंट्राडर्मल रूट से। अब जब टेस्टिंग की जाती है कोई भी, तो वहाँ पर कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो होगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट को इमीडिएट आईजीई होगा रिस्पॉन्सिबल, एनाफ्लेक्सिस होगा, अर्टिकेरिया हो गया, हाइप्स हो गया। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक है, यहाँ पर साइटोपनिया होगा, नेफ्राइटिस मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन के केस हो गए। टाइप 3 में ब्लड से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, और टाइप 4 जो कि डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाएगी। और जैसे कि ट्यूबरक्लिन टेस्ट हो गया आपका, कोई से भी स्किन टेस्ट होगा उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट वन, द मैक्रोन्यूट्रिएंट which is a structural component of the cell wall and activates the enzyme is। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का और एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम या बोरॉन ऑक्साइड। तो आपकी बॉडी में बोरॉन तो रहेगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से हानिकारक है, नाइट्रोजन रहेगा। लेकिन कहा है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, तो वो यहाँ पर ओनली कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम है, जो कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर के लिए, एसिडिक ग्रोथ के लिए, आयन एक्सचेंज के लिए, सेल वॉल के जो भी एंजाइम उनको एक्टिवेट कंट्रोल करने के लिए, बोन्स के लिए, तो इस तरीके से क्या होगा, वो होगा कैल्शियम। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग health education to diabetic regarding how to self monitor blood glucose level, which level of prevention does it come। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स डायबिटीज़ के बारे में कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल कैसे चेक कर सकते हैं यदि बता रही है, तो ये कौन सा प्रिवेंशन है, प्राइमरी
प्रिमोर्डियल, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। तो प्रीमोर्डियल होता जब आप उसको समझाते, प्राइमरी में आप उसको इम्यूनाइजेशन देते, हेल्थ एजुकेशन देते, सेकेंडरी में ट्रीट करते डायग्नोस करके, अब टर्सरी में कॉम्प्लिकेशन से बचाना कि भाई डायबिटीज़ जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, इसीलिए आप अपना ब्लड शुगर लेवल खुद से मॉनिटर करते रहिए। तो ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन हो गया होगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या होगा? होगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन, द गोनोरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट पूछा है, क्रैब लुइस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस या फिर निसीरिया। तो कैंडिडा एल्बिकेंस कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन के लिए है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो ट्राइकोमोनियासिस है उसके लिए है, निसीरिया गोनोरिया किसके लिए है? निसीरिया के लिए, और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट वन, द हॉस्पिटल इन विच द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज आर एडमिटेड इज कॉल्ड। तो यहाँ से हॉस्पिटल जहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज से जो भी मरीज सफ़र कर रहे हैं वो भर्ती हैं, एडमिट हैं, तो कौन सा हॉस्पिटल होगा वो? जनरल, आइसोलेशन, स्पेशलाइज्ड, रिसर्च कम टीचिंग हॉस्पिटल। कौन सा होगा? जैसे रिसर्च कम टीचिंग तो निम्हांस हो गया आपका, मेडिकल कॉलेज हो गए, क्लियर। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जैसे आपका आ गया कैंसर हॉस्पिटल हो गए आपके, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। फिर जनरल में आपके सभी तरीके के मरीज आते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हैं। फिर आपके आते हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल, जैसे टीबी के हॉस्पिटल हैं तो वहाँ ओनली टीबी वाले मरीज जाएंगे। तो इसी तरीके से जो कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए सफ़र कर रहे हैं कोई मरीज़, उनको वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है तो वो कहलाएंगे आइसोलेशन हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज PSC अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं, एक किसने बताया था, रिकमेंड किया था? मुदलियार कमेटी ने, करतार सिंह कमेटी ने, प्लानिंग कमीशन ने कि भोर कमेटी ने? कौन सी कमेटी में कहा गया था कि PSC हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं? तो ये किया था किसने? भोर कमेटी में। जो सर जोसेफ भोर थे वो PSC को लेके आए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? भोर कमेटी। नेक्स्ट इज a condition characterized by deviation from normal healthy state which is manifested by physical and psychological symptoms is called। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल का डेविएट हो, मतलब चेंज हो, जिसमें आप फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो क्या है? प्रमोशन है, प्रिवेंशन है, हेल्थ है कि इलनेस है? यहाँ पर आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल स्टेट से आप क्या हैं? फिजिकली भी डिस्टर्ब्ड है, साइकोलॉजिकली मेंटली भी डिस्टर्ब है, तो वो कहलाएगी आपकी इलनेस। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इलनेस। ओपन वेल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। तो ओपन वेल पॉलिसी है जो, क्या है? ओपन वेल पॉलिसी है जो सभी वैक्सीन पर लगेगी किसी एक को छोड़कर। DPT, टेटनस टॉक्साइड, BCG या फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन। वैक्सीन वेल में आपने पढ़ा है तो वही ओपन वेल पॉलिसी सब वैक्सीन पर होगी, लेकिन BCG को छोड़कर। किसके लिए? BCG को छोड़कर। कौन कौन सी वैक्सीन के लिए ओपन वेल पॉलिसी? DPT, टेटनस टॉक्साइड, हेपेटाइटिस B, ओरल पोलियो वैक्सीन, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो यहाँ पर ये देखिए आप, आपकी यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड हो गई, DPT हो गई, TT हो गई, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप हो गई, क्लियर। और IPV जो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन है उस पर। लेकिन ओपन वेल पॉलिसी इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन मीजल्स, BCG एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस। पहली बार भारत में ओपन वेल पॉलिसी लाई गई थी कब? 2013 में, ताकि वैक्सीन की वेस्टेज को बचाया जा सके। किसके लिए? वैक्सीन की वेस्टेज को, एज वेल एज जो कॉस्ट है, वैक्सीन वेस्ट होंगी तो कॉस्ट भी लगेगी गवर्नमेंट की, तो इन दोनों को बचाने के लिए 2013 में ओपन वेल पॉलिसी लाई गई थी। इसके तहत जो वैक्सीन बनती हैं, क्योंकि जिन वैक्सीन, यदि कुछ वैक्सीन खराब होती हैं या पता चलता है, तो इस तरीके से वैक्सीन की वेस्टेज के साथ साथ गवर्नमेंट की कॉस्ट को भी बचाने के लिए वैक्सीन का जो ओपन वेल पॉलिसी लाई गई थी, इसको दोबारा रिवाइज किया गया था सितंबर 2015 में।
लेकिन आपसे पूछा जाए कि ओपन वायल पॉलिसी आई कब थी, तो ये आई थी कब? 2013 में। कब आई थी? 2013 में। इसके तहत पेंटावेलेंट वैक्सीन, IPV वैक्सीन है जो इस वैक्सीन के तहत एप्लीकेबल मानी गई हैं, लेकिन मीजल्स, BCG, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इस वैक्सीन की ओपन वायल पॉलिसी की जो कैटेगरी है उसको कंसीडर नहीं करेंगी। नेक्स्ट वन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MR वैक्सीन। जो मीजल्स रूबेला वैक्सीन है ये कौन से रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर IV? कोई भी वैक्सीन IV रूट से नहीं दी जाती है। इंट्राडर्मल दी जाती है BCG वैक्सीन। कौन सी? BCG। IM से दी जाती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से, हेपेटाइटिस B दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटावायरस ओरली दिए जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद दी जाती है और रोटावायरस की 5 बूंद। सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है MR वैक्सीन। कौन सी? MR वैक्सीन। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल्स बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ। तो एलिजिबल कपल की बात की जा रही है, किस एज ग्रुप के होंगे? 15 से 35, 15 से 32, 25 से 45 या फिर 15 से 44? तो एलिजिबल कपल के लिए जो एज ग्रुप रखी गई है होती है 15 से 44 साल तक। कितनी? 15 to 44 ईयर्स तक के एज ग्रुप के कपल किस में आते हैं? एलिजिबल कपल की कैटेगरी में। मतलब जो बच्चे पैदा करने की कैटेगरी वाले कपल हैं वो क्या है? वो है 15 से 44 साल तक के एज ग्रुप के लोग। नेक्स्ट इज नेम द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिसीज मलेरिया। कौन से वेक्टर से मलेरिया होगा? फीमेल एनाफ्लीज, मेल एनाफ्लीज, एडीज या फिर फीमेल क्यूलेक्स? कौन रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए? तो वह फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट वन, कलर ऑफ मेकोनियम। मेकोनियम का कलर कैसा होता है? मेकोनियम क्या है? बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल कैसे कलर का होता है? डैम ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क येलो या फिर लाइट येलो? अब यहाँ पर मेकोनियम क्या है? बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है। क्या है? बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है, तो उसका कलर कैसा होता है? नॉर्मल की बात की जा रही है तो होता है डार्क ग्रीनिश टाइप का। कैसा? डार्क ग्रीनिश कलर का। और यदि यही मेकोनियम बच्चा डिलीवरी होने के बाद से लेकर 48 घंटों तक पास आउट ना करे तब बच्चे के लिए चेक किया जाता है कि कंजेनाइटल मेगाकोलॉन जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो एब्सेंट तो नहीं, मतलब रिस्प्रिंग्स डिसीज के लिए चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन, पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में फेस पर, चीक्स पर जो पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं जिसको प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहा जाता है वो क्या है? मेलानिन, लाइना नेग्रा, लाइना एल्बा या फिर कोलाज्मा? क्या है प्रेगनेंसी में फेस पर होने वाला पिगमेंटेशन? वो कहलाता है कोलाज्मा, जिसको प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। तो यूरिन का कंसंट्रेशन कौन कंट्रोल करेगा? MSH, ADH, ऑक्सीटोसिन या फिर ACTH? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेट करता हुआ कोई फॉर्म फिलअप करने को लेके, तो आप व्हाट्सएप पे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हो। कमेंट में सबके पढ़ती हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स हैं जो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।